नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 22 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और जिसका आगे एग्ज़ाम होने वाला है वो भी इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसे पूरा कवर करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा आपके पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल टेस्ट के तौर पर लेकर चलना है और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप सभी इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपसे पेपर में भी स्कोर कर पाइएगा। आप सभी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को आपका श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। देखिए अगर ऑपरेशन फ्लड की बात किया जाए ना, इसकी शुरुआत जो किया गया था 1970 के अप्रॉक्स में किया गया था वर्गीज कुरियन के द्वारा। अच्छा, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अच्छा, हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आपको याद रखना है, भारत में हरित क्रांति का जनक है। अगर बीच में पूछा जाए तो नॉर्मल बोरलॉन्ग याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये किनकी पुस्तक है। अगर इसी पुस्तक को इंग्लिश में देखा जाए तो द सोशल कॉन्टेक्स्ट इस पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक का लेखक कौन है, रूसो है। इसकी भाषा क्या था तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा था जो कि 1762 में लिखी गई थी पुस्तक। कब, 1762 में। किसके द्वारा, रूसों के द्वारा। और ये भी प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा आप सभी और आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। यहाँ पर फोकस कीजिएगा, नहीं की बात यहाँ पर किया गया है। जब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर जब देने जाते हैं तो वहाँ हड़बड़ी रहता है, उसमें सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ने के बाद प्रश्न गलती हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ पूछा गया है बट यहाँ पर ना का सवाल आपको दिया गया है। तो फटाक से आप ऑप्शन नंबर 8 टिक कर लीजिएगा कि भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो दिया गया है, बस ऑप्शन नंबर 8 टिक करके निकल जाइएगा, प्रश्न आपका गलती हो गया। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फोकस करना है, आराम से प्रश्न पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता जो है ये आपको भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। जबकि क्या क्या आपको स्वतंत्रता है तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, या भाषा कह सकते हैं, इसको भाषण कीजिएगा यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद किसी भी पेशा को स्वीकार आप स्वीकार सकते हैं। तो ये सभी स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिल गया है। जबकि सशस्त्र की बात किया जाए यानी कि शस्त्र जो होता है उसको आप नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था ये 1936 लखनऊ में किया गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 1928 भी लखनऊ दिया गया है तो ये आंसर नहीं होगा आपका। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए कई बार आपको हम बता चुके हैं। देखिए अगर राज्यसभा से कोई भी पीएम बनता है तो ध्यान दीजिएगा इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान देंगे आप सभी, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और यहां से कोई प्रधानमंत्री अगर बनता है तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो इसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होगा और इसके लिए जो है कि 25 वर्ष उम्र रखा गया है बनने के लिए, न्यूनतम उम्र याद रखिएगा। जबकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना, इसका 1/3 सदस्य जो है हर एक 2 वर्ष में क्या होता है, निर्वाचित होता है। राज्यसभा का सदस्य की बात किया गया है। देखिए राज्यसभा को हम सिर्फ उच्च सदन कहते हैं क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को भंग कर सकते हैं और हर एक वर्ष कह सकते हैं कि हर एक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव भी होता है भंग होके। अगला है कि इनमें से कौन एक व्यावसायिक खेती नहीं है। तो देखिए व्यावसायिक खेती जो है आपका वाणिज्य अनाज ये व्यावसायिक खेती है, मिश्रित हो जाएगा और वृक्षारोपण हो जाएगा। ये प्रश्न इससे पहले भी आपको एक शिफ्ट में बताए थे। कार्बनिक जो ये आपका खेती है ये आपका व्यावसायिक खेती नहीं है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ये प्रश्न एक के प्रश्न 2 से 3 शिफ्ट में आया हुआ है। अगला है भांखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भांखड़ा नांगल परियोजना की बात किया जाए तो सबसे बड़ा परियोजना है। देखिए सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। सबसे ऊंचा बांध की बात किया जाए तो आपका टिहरी बांध होगा जो भागीरथी नदी पर है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था। चलिए, इससे पहले भी ये प्रश्न का आंसर हम आपको बताए हुए हैं। क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा जॉन विलियमसन, जो 1990 में किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है। तो लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में जो मान्यता मिली है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मिली है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट प्रश्न को आपसे याद रखिएगा। देखिए, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, आपसे क्लास कर लेते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने के लिए भूल जाते हैं क्लास को। सबसे पहले आपसे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, इतना सब जरूर आपसे काम कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आपसे एक लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए अपने अपने दोस्तों में से। क्वेश्चन है कि डैश शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों, गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचार को प्रतिबंधित किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये रूढ़िवादी शासन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। किसके द्वारा। रूढ़िवादी शासन। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो देखिए, अपतटीय तेल क्षेत्र की बात किया जाए तो जो मुंबई हाई है ना, यही आपका अपतटीय तेल क्षेत्र होगा, याद रखिएगा। जबकि डिगबोई हो गया, कलोल हो गया और अंकलेश्वर हो गया, ये सभी अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है, जबकि मुंबई हाई अपतटीय तेल क्षेत्र हैं। यहाँ से 1976 में लगभग जो है कि तेल की प्राप्ति हुआ था, मुंबई हाई से 1976 के अप्रॉक्स में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है, याद रखिएगा। कितना। 84। और अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए, एसटी की बात किया जाए, तो एसटी के लिए जो है 47 सीट रखा गया है। कितना। 47 सीट रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है। आसान प्रश्न है, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है। उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं, कई बार आपको हम बताए हुए हैं। तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, याद रखिएगा, यह पत्रिका है यंग इंडिया। अगला है कि नाज़ी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो स्वास्तिक इसका प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित था। तो देखिए, चूड़ामन राय जो है ये आपका चेरो विद्रोह से संबंधित था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और चेरो विद्रोह जो है लगभग 1813 के अप्रॉक्स में हुआ था। तो डेट भी आपको याद रखना है। अगला है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवनीकरण है। तो देखिए, अनवनीकरण ऊर्जा जो है ये कोयला है, यानी कि कोयला आने वाला समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो आने वाला समय में भविष्य में खत्म हो सकता है। जबकि जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सभी नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो भविष्य में कभी भी खत्म नहीं हो सकता। याद रखिएगा आप सभी। क्या लगता है कि जल खत्म हो जाएगा, पूरा पृथ्वी पर 71% पर जल ही जल है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। काली मिट्टी को हम सभी रेंगुर मिट्टी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली मिट्टी जो है ये वाला क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र और कुछ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। तो इसे हम सभी रेंगुर मिट्टी कहते हैं। ज़्यादातर भारत में कह सकते हैं वह आपका कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है जो गंगा कछार में है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा चेस्टनट वृक्ष जो है यह आपका पर्वतीय वनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिनिधि विभिन्न अंश हमेशा क्या होता है। यहाँ पर एक प्रतिनिधि नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है कि मानचित्र में, याद रखिएगा आप सभी, मानचित्र
मानचित्र में एक प्रतिनिधि विभिन्न अंश हमेशा क्या होता है, तो हमेशा इसमें एक ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। जो नक्शे पर लंबाई और जमीन पर वास्तविक लंबाई के जो बीच मौजूद अनुपात जो होता है वो एक के द्वारा ही इंगित किया जाता है, तो हमेशा एक ही होता है। ये आपका भूगोल से प्रश्न पूछा गया है। अगला है जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्यतः तकनीकी हैं, तो यहाँ पर जैव कृषि की बात किया गया है, तो इसमें किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो उत्तक संवर्धन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्तक संवर्धन तकनीक। अगला है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उस पर रगड़ा जाता है क्योंकि इन पर निम्न में से किसका अस्त्र चढ़ा होता है, यानी कि एक परत चढ़ा होता है। काफ़ी दमदार प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इस पे जो परत होता है वो मूल रूप से मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा रहता है, जिसके कारण से पहले उसको लगड़ना पड़ता है, तब जो है कि फिर जलता है रिबन। बात समझे, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, आसान प्रश्न था। अगला है कि एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा, तो उस वस्तु में क्या हो जाएगा, आधा स्थितिज ऊर्जा होगा और आधा गतिज ऊर्जा होगा। जब वहां से वो आएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, जहां वो रुकेगा वहां स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। चलिए क्वेश्चन 24 पर गौर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए इसमें जो होता है प्रोपेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि तीनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम सभी यहाँ जा सकते थे। अगला है कि स्यूडो एस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है, तो ये आपका किस में पाया जाता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में पाया जाता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में। इससे पहले भी ये प्रश्न आपको हम बताए थे, यानी कि एक ही प्रश्न 2 शिफ्ट में पूछा गया है, 2 शिफ्ट में पूछा गया। अगला दिन पूछा गया तो वही प्रश्न उठा के दूसरा दिन भी आया हुआ है। अगला है कि नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव में दाब का मान घनत्व सबसे अधिक होगा। दाब का मान घनत्व सबसे अधिक जो होगा ये समुद्र का पानी में होगा, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है कि वेरिसेला वायरस से होता है, तो देखिए वेरिसेला वायरस से जो होता है वो चिकन फॉक्स होता है, याद रखिएगा आप सभी, और ये सभी वायरस से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि किंगडम, इसको किंगडम कीजिएगा, किंगडम मोनेरा में शामिल है, क्या करना है आप सभी को, इसको किंगडम करना है, किंगडम करना है। किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो इसमें विक्टोरिया शामिल है, बाकी बात ये सभी शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वह तत्व एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा, ये तत्व धातु होगा, याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, धातु होगा। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा आप सभी कि अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर दे, जो लाल लिटमस है इसको अगर नीला कर दिया जाए तो वो एक्स तत्व जो होगा वो धातु ही होगा, याद रखिएगा, धातु ही लाल लिटमस को नीला करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। देखिए यूरेनियम का सबसे प्रसिद्ध खदान कौन सा है, जादूगोड़ा का, कहाँ पे है, झारखंड में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति में नई प्रजाति विकसित होती है वो कौन सी प्रक्रिया है, तो इसे हम सिर्फ प्रजाति उद्वन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप सभी इसको बनाइएगा, प्रजाति उद्वन के नाम से इसे जानते हैं, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है विद्युत का अच्छा चालक क्या है, तो देखिए विद्युत का अच्छा चालक जो माना जाता है चांदी को माना जाता है, बट चांदी महंगा होने के कारण हमसे किसका प्रयोग करते हैं, तांबे का, तांबे का ज़्यादातर उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा, यानी कि कॉपर का। अगला है पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है, तो देखिए पेड़ पौधे के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संघ उत्तक के संगठन अस्त्र को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको आपसे सही कर लीजिएगा, कोएलेटेरेटा हो जाएगा, याद रखिएगा, कोएलेटेरेटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाण्विक है, तो यहाँ पर परमाण्विक कीजिएगा आप सभी, क्या करना है आप सभी को, परमाण्विक करना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर है, तो ध्यान दीजिएगा, परमाण्विक कीजिएगा। तो इनमें से कौन सा एकल परमाण्विक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ये सभी, हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा और ऑर्गन हो जाएगा, तो ये सभी आपका एकल परमाण्विक है, तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए हम सभी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD का परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो जल प्रदूषण अगर है तो उसको हम मापने के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जैव रासायनिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिसे BOD के नाम से जाना जाता है। अगला है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन सा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। आसान प्रश्न है। देखिए, बैगनी रंग का परिकिरणन सबसे ज़्यादा है जबकि तरंगदैर्घ्य कम है बैगनी रंग का, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है और उसका परिकिरणन कम होता है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहने के कारण से लाल रंग दूर से भी दिखाई पड़ता है, इसीलिए खतरे में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय में वर्ग के समानुपाती या वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो यहाँ वर्ग के समानुपाती की बात किया गया है, तो ये आपका एक समान त्वरण से होगा। याद रखिएगा आप सभी यहाँ पर, क्योंकि समानुपाती की बात किया गया है। अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात करता तो फिर अलग आंसर होता है यहाँ पर। बात समझे आप सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो देखिए, बैटरिक में तो होता है, एम्पियर में भी होता है और वोल्टीमीटर में होता है। जब बैटरिक में देखिएगा तो एक में प्लस एक में माइनस का चिन्ह रहता है, जबकि प्रतिरोध में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। बात समझे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि निम्न में से किस वस्तु का उष्मा सबसे अच्छा चालक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है इनमें से कौन सा वस्तु है। तो लेड यानी कि शीशा जो है ये उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जबकि ये सभी उष्मा का चालक नहीं कुचालक है। स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। देखिए, कहीं अ या आ देखने के लिए मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में विद्यालय में आपका आ देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण होगा। बाकी बात हर्षी का दीर्घी का देखने के लिए मिल रहा है, तो ये सभी स्वर संधि नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि रूपक अलंकार है। देखिए, रूपक अलंकार से हर शिफ्ट में अच्छा खासा वेटेज है और रूपक अलंकार से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा आपसे। और रूपक अलंकार में क्या बताए थे, इसमें रूपी शब्द हो गया या आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी के जैसा अगर बता दिया जाए, याद रखिएगा वहां रूपक अलंकार होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा कि इस काले संकट सागर पर। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। उसमें 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। देखिए, कुछ आपका ऐसा शब्द है रूपक अलंकार में जो कुछ भी कर लीजिएगा तो वो प्रश्न गलती होने की संभावना होगा, क्योंकि पकड़ ही नहीं पाइएगा। और बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपका रूपक वाला, बच्चे को समझ में नहीं आता है, पर काफ़ी हद तक हम समझाने का कोशिश किए हैं और जितना एग्जाम्पल दिए हैं मेरे ख्याल से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। बना लीजिएगा आप सभी। देखिए, 3 बेर, यहाँ पर बेर की बात किया जाए तो 2 बार आया हुआ है बेर। यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ। देखिए, एक बेर का अर्थ होता है समय होता है और एक बेर जो आप सभी देखते हैं वो फल भी होता है। बेर का नाम सुने हैं, उसी को बेर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कई बार आपको बताए हैं। अगला है कि भीम को 10,000 हाथियों का बल था, यहां पर कौन सा अलंकार होगा बताइए। तो भीम को 10,000 हाथियों का बल था, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि जो भीम था ना उसको 10,000 हाथी का बल था, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर ही बताया गया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कई बार आपको बताए हैं। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, विलोम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा विषाद होता है हर्ष का विलोम। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए, अशुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। याद रखिएगा, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या होगा इसका। तो यहाँ पर इसका सुधार अगर कीजिएगा तो यहाँ पर पहले देश आएगा। याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, देश। ध्यान दीजिएगा, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पर शहीदों का देश आभारी नहीं, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, ये शुद्ध होता। तो पहले देश आता उसके बाद शहीद आता, तब यहाँ पर सही होता। बाकी बात सभी सही है, एक बार देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए वाला सही हो जाएगा कि हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। बिल्कुल सही है कि हिंदी मातृभाषा है। तो ऑप्शन में ए वाला राइट आंसर होगा। पुस्तकालय में कौन सा समास है। तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए कि पुस्तकालय में समास विग्रह क्या होगा।
पुस्तक का आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा समास विग्रह? पुस्तक का आलय। जो का देख रहे हैं ये क्या है? कारक विभक्ति है, और जहाँ कारक विभक्ति है वहाँ तत्पुरुष समास होगा। अगला है गाल बजाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह है। तो जो शब्द को सुनकर जो हम समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि जगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं? तो देखिए जगन में अगर गुरु वर्ण की बात किया जाए तो इसमें एक आपका लघु वर्ण होगा, एक गुरु और एक लघु हो जाएगा। तो यानी कि लघु हो गया, लघु को इस प्रकार से करते हैं, गुरु इस प्रकार से होता है और फिर लघु होता है। बात समझ के? ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना है? आज के सेशन में कुल 51 प्रश्न आपको कंप्लीट कर